So in the previous class, we have discussed the property which is known as charge. हमने चार्ज के बारे में पिछली क्लास के अंदर बात की थी। चार्ज बॉडीज कैसे वर्क करती हैं, चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्सेस कैसे लगते हैं, इन सब चीज के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे। देखिए, हमने ये देखा था कि दो बॉडीज अगर सेम चार्ज की होती है, सिमिलर चार्ज की होती है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, व्हेन वी टेक टू पॉजिटिव चार्जेस एंड वी प्लेस देम टुगेदर, हम दोनों को पास में रख दें तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड इफ वी टेक टू नेगेटिव चार्जेस एंड वी प्लेस देम टुगेदर, देन दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर। बट इफ वी टेक वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को साथ में प्लेस करूं तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हम चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं। हम इसी को ऊपर देखते थे, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर नाम। अब अपन इसी प्रॉपर्टी के अंदर आगे चलते हैं। हमने ये भी बात की थी कि भाई जो चार्ज है उसको मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कूलम। ठीक है, चार्ज को अपन कूलम के फॉर्म में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम ओनली। चलिए, इसके बाद हमने बात किया कि भाई ऐसा एक और यूनिट होता है चार्ज का, और उसको अपन बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फॉर्म में चार्ज को कैसे लिखेंगे, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU। ठीक है, ये एक मेरे पास और यूनिट निकल के आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को आगे जाके स्टैटिक कूलम या स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है दैट व्हाट इज 1 कूलम। 1 कूलम इज 3 into 10 to the power 9 स्टैटिक कूलम, और इस स्टैटिक कूलम को हम ESU भी कहते हैं। इसी स्टैटिक कूलम को भी क्या कहते हैं, ESU। तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये तो अपन को यहाँ तक पिछली क्लास में देख लिया था। हमने देखा था चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आज की क्लास में हम एक नई चीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि चार्ज किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है, दैट प्रॉपर्टी इज द चार्ज is invariant of speed and time. Charge is invariant of speed and time. Charge टाइम के साथ और स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये चौक है, इस चौक पे मैंने 2 कूलम चार्ज रख दिया, 2 कूलम चार्ज मैंने इस चौक पे रख दिया, और मैंने आज इस चौक को एक टेबल पे, ऐसे टेबल पे रख के गया जहां पर चार्ज का लेन देन नहीं हो सकता। मैंने इस टेबल पे इस 2 कूलम बॉडी को रख के और चला गया। कल आके देखा कि उस टेबल पे कितना चार्ज मौजूद है, तो मैंने देखा कि भाई 2 कूलम ही है। क्यों? क्योंकि मैंने आज इसको कितना चार्ज दिया है, 2 कूलम चार्ज। इसको मैं एक टेबल पे रख के और चला गया। अगली क्लास में आऊंगा, अगले दिन आऊंगा, देखा कि भाई चौक पे कितना चार्ज था, तो अब भी देखा कितना है, 2 कूलम। दैट मींस चार्ज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता। चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि भाई चार्ज जो है वो एक और चीज के साथ चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं स्पीड। तो चार्ज स्पीड के साथ भी चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपका चार्ज एक बार रेस्ट पे पड़ा है, मान लो 2 कूलम चार्ज था, यही 2 कूलम चार्ज था, उसको आपने रेस्ट पे रखा हुआ एक जगह पे। ठीक है, ये अपने रेस्ट पे रहेगा तो भी 2 कूलम रहेगा। अगर मैं इसको वेरी हाई वेलोसिटी से चला दूं, बहुत तेज इसको मूव करा दूं, तो भी इसकी वैल्यू 2 कूलम ही रहती है। कोई भी चेंज इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो चार्ज जो है वो स्पीड के साथ भी और टाइम के साथ भी चेंज नहीं होता। याद रखना है, अगर 2 कूलम चार्ज में आज रख के गया, कल देखूंगा, 1 साल बाद देखूंगा, 10 साल बाद देखूंगा, मुझे 2 कूलम ही दिखेगा, प्रोवाइडेड कि भाई जो भी चार्ज है उसको किसी ने छेड़ा ना हो। और ऐसे ही अगर मैं उसी सेम चार्ज को बहुत तेज स्पीड से चला दूंगा, तो मुझे वही चार्ज के अंदर कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, बिकॉज चार्ज जो है वो स्पीड और टाइम पे चेंज नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनवेरिएंट। क्या लिखा है? इनवेरिएंट। फटाफट बताइए, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ।
चलिए, इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और जो अगली प्रॉपर्टी चार्ज की हमारे पास आती है उसको कहते हैं कि चार्ज जहां पर होगा वहां पर मास होना जरूरी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अगर लिखना चाहे अपन डॉक्यूमेंट को लिखेंगे, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब ये है कि इस संसार में कहीं पे भी चार्ज मौजूद, इस संसार में कहीं पे भी चार्ज अगर मौजूद है तो उस चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास अपना होगा जरूर। ठीक है, अगर कहीं पे चार्ज है तो कुछ ना कुछ उसके पास मास जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि सिर्फ आपको 2 कूलम चार्ज मिल गया, 1 कूलम चार्ज मिल गया, फिर उसमें कोई भी मास नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी बात हम नेक्स्ट ही प्रॉपर्टी में करेंगे, जो कि क्या है, क्वांटाइजेशन। लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वो जो चार्ज है एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है, जो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर कहीं पे चार्ज आ रहा है तो वो मास के साथ ही आ रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई चार्ज तो आ गया लेकिन मास नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि हवा में आपको 1 कूलम चार्ज उड़ता हुआ दिख रहा है विदाउट मास, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा और हमेशा किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वहां पर मास भी होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, याद रखना है इस चीज। चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर की। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी पे कभी कभार एग्जाम के अंदर हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर देखने को मिलेगा तो उसी प्रॉपर्टी पे देखने को मिलेगा। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो चीजें हमने किसके ऊपर बेस करी है, सिर्फ चार्ज के बेसिस के ऊपर बेस करी है। हम एक और चीज जानते हैं कि इस संसार में सबसे छोटा चार्ज किसका होता है, तो इस संसार में सबसे छोटा चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे याद रखना है। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले देखते हैं कि एक एटम कैसा दिखता है। तो एटम के मुझे सेंटर पे कौन दिखता है, तो एटम के सेंटर पे मुझे दिखता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं आसपास। ठीक है, इस तरीके से मुझे इस न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स दिखेंगे। और इस ऑर्बिट्स में मुझे कौन कौन प्रेजेंट दिखेगा, तो इस ऑर्बिट में मुझे दिखेगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इस तरीके से। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में से रोटेट कर रहे होते हैं, घूम। ठीक है, ये चीज आपने 9th क्लास के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जरूर देखी होगी। जब आप एटम के बारे में स्टडी की होगी तो आपने ये देखा होगा कि एक एटम के अंदर सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, और इस ऑर्बिट के अंदर, इन ऑर्बिट्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ऐसे ये रिवॉल्व करते रहेंगे ऐसे। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ रखी है अभी तक, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। हम अब क्या करेंगे, हम अब यहीं से अपने एक्सपेरिमेंट को आगे लेके चलते हैं, अपने थ्योरी को आगे लेके चलते हैं और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये चीज आप पहले जानते हैं, आपने 9th क्लास में भी एटॉमिक नंबर पढ़ा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा अभी अपन दोबारा एटॉमिक नंबर को देख लेंगे। एटॉमिक नंबर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ही बताता है कि भाई एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम शोज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये हमारे पास एटम था, इस एटम में मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का होता है। जानते हैं कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर।
ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर का मतलब इस पर्टिकुलर एटम के पास कितने प्रोटॉन होंगे, तो इस एटम के पास 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन। बेटा क्लास में भी हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, इस क्लास में भी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन का भी जो चार्ज होता है ना बेटा, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो प्रोटॉन इसमें कितने मौजूद हैं? 6 मौजूद हैं। हम जानते हैं चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली ऐड और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली ऐड या डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी, वी कैन डायरेक्टली ऐड एंड डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6। बेटा याद रखना, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो एटम स्टेबल होता है। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम आर इक्वल, अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बराबर हो, अगर दोनों का नंबर क्या हो? बराबर हो, तो ये एटम स्टेबल होता है। इसका नेट चार्ज 0 होता है। क्या होगा? नेट चार्ज 0 होगा। सो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 अगर क्या हो? प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो। अब मान लो कि मेरे पास 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का चार्ज सेम होता है। ये 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर रखा है, नेट चार्ज कितना हो रखा है? 0 होता है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कर दिया यहाँ पर, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कर दिया है कम, और कम करते ही मेरे को दिखा कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने बच रहे हैं? तो प्रोटॉन बच रहे हैं 6। कितने बच रहे हैं? अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देंगे। अब एक जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचता है वो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज लाएगा? बेटा प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो आ गया वो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करते हैं। और आपको याद रखना है इसी प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या किया हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर? हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 दे रखा था, दैट मींस प्रोटॉन का नंबर 6 है। अगर प्रोटॉन का नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। मैंने क्या किया? किसी मेथड से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कम कर दिया, तो मेरे इलेक्ट्रॉन हो गए 5, प्रोटॉन हो गए 6। प्रोटॉन कभी भी उतने ही है ना। 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को कर देंगे कैंसिल आउट, और एक प्रोटॉन मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। ये एक प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इस पूरे एटम पे कौन सा चार्ज प्रोवाइड करेगा? पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करेगा। और इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बोला। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपसे डाउट लूंगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर, इस एटम के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूंगा तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन अभी भी 6 ही। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया तो मेरे पास 7 तो प्रोटॉन हो गए, 7 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 ही प्रोटॉन है। देखिए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, एक्स्ट्रा कौन बच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको याद रखना बेटा, याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, कि किसी भी बॉडी पे डेवलप, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज मुझे डेवलप करना है, अगर मुझे वहां पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो मैं इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता हूँ, और अगर मुझे उसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बनाना है तो मैं इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देता हूँ। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा दिया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। ठीक है, 6 से 7 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को कैंसिल कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा चार्ज लाएगा? नेगेटिव चार्ज लाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 को कैंसिल कर देंगे, और एक जो प्रोटॉन बच गया ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। याद रखना है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं।
मैं मानता हूं ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर सबको क्लियर हुई है तो फटाफट मैं हैंड राइज करके बताऊं पेपर। चलिए तो इसी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पे एक और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखना, समझना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो मेरे पास ये एक बॉडी ये रही ऐसे, इस बॉडी पे मान लो ये टेबल है आपके घर में जो पड़ी है वो टेबल, ठीक है। इस टेबल पे खूब सारे एटम्स होंगे और हम जानते हैं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। लेकिन एक स्टेबल बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, जैसे अभी अपन ने यहाँ देखा था। एक स्टेबल बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर हमेशा बराबर, ठीक है, अलग अलग नहीं है। वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। ये मेरे पास टेबल है, इस टेबल पे जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का नंबर बराबर होगा। दोनों का नंबर क्या होगा? इक्वल, बराबर। तो वही चीज हमने यहाँ पर दे दी, दोनों का नंबर क्या है? इक्वल, बराबर। चलिए अब हमने क्या किया देखिए, इस पर्टिकुलर टेबल में से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है? 100 इलेक्ट्रॉन्स को हैव टेकन आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉडी। देखिए मैंने 100 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया, मैं जानता हूं पहले इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन। अब मैंने 100 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। जब मैं इसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दूंगा तो 100 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। 100 प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गए एक्स्ट्रा, 100 प्रोटॉन, 100 प्रोटॉन इस बॉडी पे कौन चार्ज लेकर आएंगे? बेटा बेटा देखो, जब इलेक्ट्रॉन की कमी की थी, ठीक है, जब कमी करते थे तो पॉजिटिव चार्ज आता था। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं करी है, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी है। 100 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं इसमें? 100। दैट मींस इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कितने के बराबर? 100 के बराबर। दोबारा सुनो, इसी सेम एग्जांपल को थोड़ा और अलग तरीके से करते हैं। यही वो टेबल थी, इस टेबल पे मैंने 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बजाय इस बार प्रोवाइड कर दिए ये 100 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अगर मैं इसको 100 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूँ तो देखो पहले इनके पास दोनों का नंबर बराबर था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। अब मैंने जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। देखिए जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है तो बॉडी पे नेगेटिव आता है। दैट मींस जैसे ही आप 100 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दोगे इससे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो याद रखना है, एक बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा दे दूंगा, एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दूंगा तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें क्वांटाइजेशन, मतलब इस दुनिया में कभी भी किसी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज को लेकर, किसी बॉडी पे चार्ज को डेवलप करना है तो उस बॉडी पे मुझे इलेक्ट्रॉन मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर अगर निकाल लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी कर दी तो और अगर एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, एक बॉडी को 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 200 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ज्यादा कर दिया इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। और इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बॉडी पे चार्ज आएगा तो किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की लेन देन की वजह से आएगा। कभी भी किसी बॉडी पे अगर चार्ज डेवलप होता है तो दैट इज ओनली डेवलपिंग ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकाल रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। फटाफट एनालाइज करके बताइए ये चीज क्लियर हुई? सो नाउ वी विल चेक कि यार अगर मैंने इस बॉडी में से 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया है, ये तो मैं समझ गया हूं कि पहले दोनों का नंबर बराबर था, 100 कम कर दिए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव बना देंगे, और अगर 100 एक्स्ट्रा दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव बना देंगे। लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये चार्ज कितने चार्ज के बराबर होगा ये अपन को निकालना है। तो देखिए मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कोई मुझे पूछ ले कि भाई यहाँ बता दो कि इस बॉडी में मैंने 100 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिए, कितने? 100 ज्यादा दे दिए। एक का चार्ज मुझे पता है, क्या मैं 100 का निकाल सकता हूँ? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। भाई मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर आएगा,
तो 100 कितना लेकर आएंगे? जब 100 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए तो मेरा जो चार्ज बनेगा वो बनेगा माइनस में। पहली बात तो नेगेटिव चार्ज है। दूसरी, 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से, और यही मेरे को क्या देगा? मेरा चार्ज निकाल के देगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17, एंड दिस विल बी द फाइनल वैल्यू चार्ज जो कि इस बॉडी का आया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये चेक करना है कितना इलेक्ट्रॉन का नंबर आपने कम किया या बढ़ाया। वो नंबर अगर आपको पता चल जाए तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कि कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर यही सेम इसके अंदर करना होता तो यहाँ पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17 आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया है, कम कर दिया है तो प्लस आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया था, नंबर एक्स्ट्रा दे दिया था, ज्यादा दे दिए थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट वी ऑलवेज यू रिमेंबर, कभी भी अपन किसी भी बॉडी पे चार्ज को डेवलप करेंगे तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक बॉक्स बना के, इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ जब भी चार्ज आएगा तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। किसकी वजह से? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज सम चार्ज व्हिच इज डेवलपिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे अगर एक चार्ज डेवलप हो रहा है तो हमेशा किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम इसी पे बेस्ड एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो यहाँ पर तो हमने चार्ज निकालना सीखा कि चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब इसी पे बेस्ड एक फॉर्मूला बना देते हैं जो कि आपको मैं यहीं पे साइड में लिख के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले चार्ज निकालने में हमने क्या देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था या कितने एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, सबसे पहले तो यही देखा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए हैं या कितने बाहर निकाला। तो सबसे पहले तो अपन नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुझे पता चल। फिर मुझे पता है कि जब नंबर पता चल जाता है तो मैं उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो अगर 100 निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 निकालूंगा तो 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5000 निकालूंगा तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो भी नंबर है उस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? ई से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे। नेगेटिव कब होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे। तो जब आप पॉजिटिव कब डेवलप हो रहा है? जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो, कमी क्रिएट कर रहे हो। जब आपने कमी क्रिएट की तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। जब आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए तो नेगेटिव चार्ज डेवलप। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि जो भी चार्ज बॉडी पे बन रहा है दैट चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज। ई क्या है? चार्ज। और इसी से हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बनाते हैं जो कि बुक्स में लिखा होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। ऐसे लिखा होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, और यही फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। इसी को हम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पर हमने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे? इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या देखा जाता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन सब की बात करेंगे। फटाफट पहले तो मुझे ये बताओ क्या आज की क्लास सबको क्लियर हुई है कि नहीं? फास्ट